शैतानुरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सीआरपी सीआरपीसी सीरीज का फोर्थ लेक्चर है, जिसके अंदर मैं डिफरेंट टॉपिक्स एलेबोरेट करूंगी विद डाटा। अगर कोई चाहिए तो इसको इन नोट्स को जो है रजिस्टर पे साथ साथ उतारता रहे। इसके अंदर कई कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर करने की कोशिश की जाएगी। पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। आप वहां से जाके बकाया चीजें जो हैं वो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 561। क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी में, और अक्सर औकात इसका क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि क्वैशमेंट का तरीकाकार क्या है, क्यों क्वैशमेंट जो है वो एफआईआर की जाती है, और किस सेक्शन के अंडर की जाती है। तो एक सवाल का जवाब तो हमारे सामने ही है कि ये 561 यानी कि 561 के तहत जो है क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर वो होती है। अब क्या सीन है इसका वो देखते हैं। लॉ गिव्स इनहेरेंट पावर्स टू हाई कोर्ट वेयर एक्सप्रेस लॉ इज नॉट अवेलेबल। लॉ जो है वो इनहेरेंट पावर्स देता है हाई कोर्ट को उस जगह पर जहां पर कानूनी तौर पर कोई ऐसी चीज मौजूद ना हो जो एक्सप्रेसली किसी चीज का हल फ्राहम करे। इनहेरेंट पावर्स को हम एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट का वर्ड भी यूज करते हुए मुखातिब करते हैं। जुडिशरी should not interfere with the police in matters which are within their domain and into which the law imposes upon them the duty of inquiry। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो बात की गई वो ये है कि जुडिशरी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो पुलिस के मामलात में मुदाखलत करे, पुलिस के मामलात या उसके डोमेन में दाखिल हो, या उसके जो लॉ ने पुलिस के इख्तियारात और फराइज सौंपे हैं पुलिस को इंक्वायरी के सिलसिला में उसमें मुदाखलत करे। फंक्शंस ऑफ जुडिशरी एंड द पुलिस आर कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट ओवरलैपिंग। यानी कि तो जो फंक्शन है जुडिशरी और पुलिस के वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होने चाहिए कि एक अपनी हदूद से बाहर निकल के दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करे। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल लायबिलिटी with the due observance of law and order is only to be obtained by leaving each to exercise its own function। अब यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि दोनों ऑर्गन्स सही तरीके से कब काम करेंगे, जब इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी। यानी कि जो जो इख्तियारात आइन ने दिए उसको मद्देनजर रखते हुए मूव ऑन करें, एक दूसरे के मामला में मुदाखलत ना करें। हाँ, जहां पर ड्यू ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ की मौजूदगी है, जहां पर ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ की जरूरत है, तो जो हिस्सा पुलिस ने अदा करना है अपना किरदार का वो पुलिस अदा करे, और जो जुडिशरी ने अदा करना है वो जुडिशरी अदा करे। ये इतनी सी इसकी कहानी है, ये इसके अंदर ये बात की गई है। फंक्शंस ऑफ कोर्ट being when a charge is preferred before it and not until then। कहते हैं जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो कोर्ट के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। उससे पहले का जितना भी मामला है वो पुलिस देखती है, उसको चलाती है। हो इसमें ये चीज आती है, हाउ एवर एफआईआर कैन बी क्वेश्ड बाय हाई कोर्ट इन इट्स jurisdiction when its registration appears to be misuse of process of law। अब क्वेश्चन हमारा है कि क्वैशमेंट क्या चीज है।
जब एफआईआर के बारे में, जिसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में ये चीज सामने आए कि वो तो मिस यूज की गई है, वो तो किसी के खिलाफ झूठी कटवाई गई है, वो तो किसी को बदनाम करने के लिए कटवाई गई है, तो यहाँ पे फौरी तौर पर एफआईआर क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट आता है। और ये क्वेश्चन किसके थ्रू होती है? हाई कोर्ट के थ्रू होती है। और इस जुरिस्डिक्शन को रिट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये देखिए हमारे सामने बेसिकली ये चीज मौजूद है। ये जबरदस्त पॉइंट है, और अगर शॉर्ट में पूछ लिया जाए, लॉन्ग में पूछ लिया जाए, तो ये हर्फ ब हर्फ और एक पैरे के बाद दूसरा पैरा इसी तरीके से आना है। यही सारी कहानी है। ओनली हाई कोर्ट कैन क्वेश एफआईआर एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल। अब ये पूछा जाए कि एफआईआर क्वेश्चन कब होती है, कोई स्पेसिफिक स्टेज ऑफ ट्रायल है उसके ऊपर होती है, उससे पहले होती है, ये क्या सीन है? तो ये हमारे पास है कि एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल वेयर, जहां इन्वेस्टिगेशन हैव बीन कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 173, पुलिस और मजिस्ट्रेट कैन नॉट कैंसल एफआईआर अंडर सेक्शन 173 क्लोज 3। कहते हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, एफआईआर को खत्म करने का इख्तियार ना तो पुलिस के पास है, ना ही मजिस्ट्रेट के पास है, वो ऐसे कैंसिल कर दे। 173 की क्लॉज 3 हमें ये कहती है। अगर पूछा जाए कि किसका इख्तियार है ये, तो हमें ये चीज समझ आती है कि भाई ना तो मजिस्ट्रेट कर सकता है, ये ना पुलिस कर सकती है। हम ऊपर पढ़ रहे हैं, ये तो रिट जुरिस्डिक्शन में जाएगा। और किसकी जुरिस्डिक्शन है भाई? ये हाई कोर्ट का मामला है। ऑल दो द वर्ड ऑफ कैंसिलेशन हैज नॉट यूज्ड। अब एक और तरीकाकार बताया जा रहा है, जो कि एक्सप्रेशन पाया जाता है। Although taham the word of cancellation has not used, but where report says that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond and otherwise as he thinks fit। और कहते हैं वो जहां पर रिपोर्ट सेज करती है कि एक्यूज की तरफ से बॉन्ड जमा करवा दिए गए, यानी मुचलके जमा करवा दिए गए हैं, उसके उसको रिलीज कर दिया जाए, तो मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसा ऑर्डर मेक करेगा कि भाई डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड करें और उसको छोड़ दें, यानी कि अक्यूज को, क्योंकि मुचलके जमा करवाने का मकसद ही एज श्योरिटी होता है कि जमानत दे दें। जब अदालत बुलाएगी ये बंदा पेश होगा, जमानत होती है इसी चीज के लिए। और मजिस्ट्रेट से छोड़ भी सकता है, या क्या कहेगा, कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई और फैसला भी जारी कर सकता है जो उसको मुनासिब लगेगा। लेकिन चीज इधर क्या आती है कि ये कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक लीगल वे है कि जिसके अंदर सारी कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर से मुराद तो ये हुआ कि पूरी की पूरी कहानी ही खत्म कर दी। यहाँ पे कहानी नहीं खत्म हुई, यहाँ पे बेल हुई है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा रोज नामचा। ये रोज नामचा क्या होता है? ये वर्ड हम रोज यूजुअली सुनते हैं, इसको इस तरह से भी इसके बारे में क्वेश्चन कर दिया जाता है कि रोजनामचा से क्या मुराद है। इट इज डॉक्यूमेंट इन विच each and every movement of the police station is entered. If station housing officer leaves the police station, policemen come back from patrol, any information of non cognizable offense is entered in रोजनामचा। जिस तरह से हम, अगर एक रोजमर्रा की डायरी लिखने वाला एक डायरी लिखता है कि मैं यहाँ गया, ये किया, ये खाया पिया, ये फलाना, उसी तरह से रोजनामचा स्टेशन हाउस ऑफिसर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो कुछ वो कर रहा होता है, गश्त पे भेजा होता है पुलिस को, वापस आए होते हैं, कहाँ गए, किस मकाम पे जाके जो है वो इन्वेस्टिगेशन की, क्या मामला थे, क्या सीन था, सब कुछ रोजनामचे में ऐड करना है विद डेट। यानी कि
कार्रवाई का रिकॉर्ड रखना है हमने पुलिस में। इनफैक्ट एवरी मूवमेंट ऑफ पुलिस मैन इज एंडोर्स्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी कि हर तरह की मूवमेंट जो है उसको क्या किया जाता है कि उसके अंदर जो हमारा रोजनामचा है उसके अंदर कर दिया जाता है ऐड। वेयर दिस डॉक्यूमेंट रिमेन्स वेयर दिस डॉक्यूमेंट रिमेन्स अनफिल्ड एंड ड्यूरिंग द चेकिंग। अब इसके अंदर बात की गई है कि वेयर दिस डॉक्यूमेंट रिमेन्स अनफिल्ड एंड ड्यूरिंग द चेकिंग इट इज डिस्कवर्ड। ये डॉक्यूमेंट जो कि रोजनामचा की बात की जा रही है, अगर ये अनफिल्ड है और जब उनकी चेकिंग हुई तो पता चला कि इनकम्प्लीट है, इट इज टेकन सीरियसली, तो इसे सख्ती से इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा एंड द पर्सन लायबल इज वार्नड। और जिस शख्स की जरूरत थी और जिस शख्स का इख्तियार था, फर्ज था कि वो इस रोजनामचा के ऊपर लिखता और सारी अपडेट देता, उसको वार्न किया जाएगा कि आइंदा से ये इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। कैजुअल ट्रीटमेंट विद दिस लीड्स टू स्ट्रिक्ट एक्शन। इसके साथ आम तरीकेकार इख्तियार नहीं किया जा सकता। कहने का मकसद क्या है, कभी लिखा नहीं लिखा, ये सीन कहते हैं कि अगर कोई इस तरह से पुलिस स्टेशन में इस चीज को देखेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है मुचलका। मुचलका इज आल्सो टर्म सिक्योरिटी और पर्सनल और बेल बॉन्ड। ठीक है, मुचलका हम उर्दू में कहते हैं मचलके जमा करवाना, इंग्लिश में हम इसको श्योरिटी कहते हैं, बॉन्ड देना, पर्सनल बॉन्ड देना। पर्सन चार्ज इज लाइबल टू प्रोवाइड इट फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। पर्सन जिसने के बॉन्ड जमा करवाना होता है उससे इसके जमा करवाने के बाद बेल मिलती है। Whenever cognizable crime is committed, it is put into first information report. Public is not required to cater information to police. People are not required to report each and every incident to police if it is cognizable. अगेन ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होनी है फौरी तौर पर एफआईआर कटवाएं। और एफआईआर कटवाने में फर्स्ट इंफॉर्मेंट कोई शख्स भी हो सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसे ईच एंड एवरीथिंग पता हो। जब पता चला कि यहाँ पे ऐसा हुआ तो फौरी तौर पर एफआईआर कटवानी बन जाती है। इट इज मेयर सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्या इफ इट इज कॉग्निजेबल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कन्विक्ट। आगे पुलिस आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम हियर। यहाँ पे मैंने बता दिया इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कन्विक्ट। इन्वेस्टिगेशन जो है उसका मकसद ये नहीं होता कि सजा दिलवानी ही दिलवानी है। इट इज क्या है ये, इट इज मेयर सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि इन्वेस्टिगेशन कैन कन्विक्ट, तो हमने कहना कैन नॉट कन्विक्ट। ये इन्वेस्टिगेशन का मकसद है कलेक्शन ऑफ एविडेंस विच मे कन्विक्ट एक्यूज, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। कलेक्शन करके सामने रख दिया एविडेंस, ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई पुलिस की तरफ से। अब ये अदालत की जिम्मेदारी है, क्या है, उसे कन्विक्ट करते हैं अगर तो वो कन्विक्ट होता है या फिर उसे छोड़ देते हैं। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट कन्विक्ट एक्यूज। ठीक है जी, पुलिस ऑफिसर का काम नहीं है कि वो एक एक्यूज को कन्विक्ट कर दे, यानी कि एक मुलजिम है उसका स्टेटस चेंज करके कहे कि भाई यही मुजरिम है। ही इज जस्ट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एविडेंसेस। पुलिस का सिर्फ इतना काम है कि एविडेंसेस प्रोवाइड करे विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, जो कि अदालत में प्रोड्यूस की जानी है। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट की जाती है वो गवर्नमेंट के कॉस्ट से की जाती है, गवर्नमेंट के पैसों से की जाती है। इफ द केस इज रजिस्टर्ड एंड चालान इज submitted and person who made information is not satisfied with investigation agencies may withdraw। अब ये अगेन
हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं क्वेस्ट के कॉन्सेप्ट की तरफ। एफआईआर हुआ कुछ यूं कि केस रजिस्टर्ड, चालान सबमिटेड, लेकिन जो पर्सन इन्फॉर्मेंट था वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं। पुलिस में हैव जॉइन हैंड विद एक्यूज्ड, या पुलिस के ऊपर इस तरह का खदशा सामने आता है कि वो तो मुजरिमों के साथ मिली हुई है। अरेस्ट ऑफ नेक्स्ट पर्सन प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर द acquittal ऑफ द पर्सन एक्चुअली इन्वॉल्व इन क्राइम। कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या कर रहा है कि जब आप एक ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर लेंगे जो कि इनोसेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली, जो मुजरिम है वो तो आजाद फिर रहा है। तो उसका नुकसान ये होता है कि सारा टाइम एक ऐसे शख्स की तलाशी, उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है जिस बंदे ने किया ही नहीं होता। और जो रियल क्रिमिनल होता है वो तो ऐसे ही खुलेआम घूम रहा होता है। पर्सन हु इज अनसेटिस्फाइड विद इन्वेस्टिगेशन में पुट रिट पिटिशन, देन प्रोसिक्यूशन शैल बी बेस्ड ऑन पिटिशन एंड नॉट ऑन चालान। अब देखिए सिनेरियो चेंज हो गया। जो पर्सन एग्री नहीं था उसने क्या किया, रिट पिटिशन कर दी बिफोर हाई कोर्ट। प्रोसिक्यूशन अब रेसिस्ट करती है ऑन पिटीशन, अब चालान पे रेसिस्ट नहीं करेगी क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इन्वेस्टिगेशन शैल बी पुट इनटू गटर, अब इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन चेक गटर में फेंक दें, डजेंट मैटर। कोर्ट कैन नॉट टेक एक्शन इफ द केस इज नॉट विद इन इट्स jurisdiction if an offense is cognizable। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक क्रिमिनल केस के अंदर jurisdiction ऑफ कोर्ट क्या मैटर करती है, कि अगर आप कोर्ट की jurisdiction को मैटर नहीं करते, इवन जिस ऑफेंस के बारे में मामला चल रहा है वो कॉग्निजेबल थी, तो कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो आपकी बात सुने। कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट इज इम्पोर्टेंट वाइल इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस। सो हमने बहुत इंपॉर्टेंटली इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आप उसके अंदर कोर्ट के इख्तियार समाअत को मद्देनजर रखें। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल आर सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द क्राइम कमिटेड। अब ये सारी चीजें अगर हमसे पूछा जाए कि सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस क्या क्या चीजें हैं, कौन से सोर्सेज होते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, तो हमें इसमें खुद यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए कि इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल होता है। तो ये पर्पज है कलेक्शन ऑफ एविडेंस के। इट में इधर बी फॉर द अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन, इट में इधर फॉर और अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन। ये सारी चीजें प्रोसिक्यूशन के हक में भी हो सकती हैं और मुखालिफ में भी। इट इज मियर ट्राई टू रीच द ट्रूथ, दस कंक्लूजन। इन सारी चीजों का मकसद ये होता है कि हम हकीकत तक पहुंच सकें। इट एक्सप्लोर्स द रियलिटी ऑफ द रिपोर्ट रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन। ये जो सारी चीजें इख्तियार की जाती हैं ये उस रियलिटी को एक्सपोज करती हैं, उस रियलिटी को एक्सप्लोर करती हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर थी उसकी क्या अहमियत थी, वो कितनी हद तक सच्ची थी। जुडिशियल इंक्वायरी इज अनदर मेथड ऑफ इंक्वायरी बट इट्स कॉपी कैन नीदर बी डिमांड और प्रोवाइडेड। वो कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी भी एक मेथड है इंक्वायरी का, लेकिन जिस तरह से हम पुलिस से चालान मांग लेते हैं कि चालान की कॉपी सबमिट करवाएं, जिसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं अंडर सेक्शन 173, उस तरह कम से कम जुडिशरी को नहीं हम कह सकते कि इस तरह से रिपोर्ट दर्ज करवाएं जब जुडिशियल इंक्वायरी हो। और ना ही ये राइट है पार्टीज का, और ना ही पार्टीज के पास ये इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेशन की ये रिपोर्ट हासिल करने के लिए क्लेम कर सकें। अब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इज गुड इंस्टांस ऑफ इंक्वायरी विच इज कंसील्ड सो फार फ्रॉम पब्लिक। अब यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी जो कि हमूदुर रहमान कमीशन के सिलसिला में थी, और वो तैयार हुई थी जुडिशियल इंक्वायरी के सिलसिला में, लेकिन वो कंसील नहीं की गई थी पब्लिक के सामने। एज फॉर एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, several agencies such as police, FIA, crime branch, intelligence और FBI में भी इन्वॉल्व। अब इस से आपको ये चीज पता चलेगी कि हमारे कौन कौन सी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं। उसके अंदर हमारी पुलिस सर फहरिस्त, इसका हम नॉर्मल नाम लेते हैं FIA,
क्राइम्स ब्रांच, इंटेलिजेंस और एफबीआई में भी इन्वॉल्व चीजें होगी। ट्रायल इज आल्सो कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तीन चीजों का जिक्र हमने पढ़ा, उसमें एक ट्रायल भी था। कॉपी ऑफ एविडेंस इज प्रोवाइडेड टू एक्यूज प्रायर 7 days फ्रॉम इट्स फाइनलिटी। अब एविडेंस की जो कॉपी है 7 दिन आखिरी जजमेंट से पहले एक्यूज को फ्राहम कर दी जाती है। इट आल्सो कैन बी डिमांडेड, और वो खुद डिमांड भी कर सकता है कि भाई जरा मुझे दिखाएं क्या क्या चीजें आपने मेरे अगेंस्ट की हैं और क्या सीन है। इट हेल्प्स इन डिफेंस, डिफेंस के सिलसिला में भी इसमें कोई चीजें हेल्प के लिए मिल जाती हैं। सो सरप्राइज कैन नॉट बी गिवन टू एक्यूज, तो ये नहीं किया जाता कि सब कुछ करके कुछ भी अक्यूज को ना दिया जाए, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ना हो अक्यूज के लिए, और आप अचानक से जजमेंट एज अ सरप्राइज उसके सामने रखते हैं। हाई कोर्ट, अब ये सारा थोड़ी हाई कोर्ट के इख्तियारात और उसके जो है स्टेटस के बारे में है। हाई कोर्ट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद इनहेरेंट पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारी इनहेरेंट पावर्स के साथ। सो मोटो इज अनदर पावर ऑफ हाई कोर्ट। नंबर 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट एन आई ऑन एजेंसीज। सो मोटो क्या है? इट इज जस्ट एन आई ऑन एजेंसीज। इट इज आल्सो कोर्ट ऑफ रिवीजन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट एंड रिकॉर्ड। देखें हाई कोर्ट जो है उसके मामला बयान किए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction इन सर्टेन केसेस वेयर हाई पर्सनैलिटी इज इन्वॉल्व। हाई पर्सनैलिटीज कौन सी हो सकती हैं? ये ओरिजिनल jurisdiction की कोर्ट भी बन जाती है जहाँ पे हाई पर्सनैलिटी इन्वॉल्व होती है। कोई पोलिटिकल पार्टी का पर्सन हो सकता है, जैसे भुट्टो साहब थे, जुल्फकार अली भुट्टो, तो ओरिजिनल jurisdiction के मामलात को भी देख लेती है। इट हैज पावर टू गिव ईच एंड एवरी सेंटेंस, ये आपके सामने है कि इसको हर इख्तियार हासिल है, सजाए मौत तक की सेंटेंसेस भी दे सकती है। नो लिमिटेशंस आर इम्पोज ऑन इट एक्सेप्ट अंडर लॉ। कोई भी जगह कहीं भी किसी तरह से भी इसके ऊपर कोई बार नहीं है, हाँ, जो लॉ की तरफ से हो। सेंटेंस ऑफ सेशन कोर्ट इज नॉट एक्सक्यूटेड एग्जीक्यूटेड अंटिल हाई कोर्ट कंसर्न्स इट। क्या मतलब? सेशन कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो सजाए मौत भी दे सकती है, लेकिन इसको कंफर्म करना हाई कोर्ट का काम है। अंडर सेक्शन कहाँ पे? 374 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर, 374। अगेन इसको देख लिया, हम जो मैटर डिस्कस कर रहे हैं वो 374 का। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेंटेंस ऑफ डेथ इज सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर इट्स कॉन्फर्मेशन। ठीक है जी। सेशन ने सजा सुनाई भी हाई कोर्ट को भेजी जाएगी कंफर्म करने के लिए। हाई कोर्ट कैन रिवर्स एक्यूटल। हाई कोर्ट चाहे अगर वो सोचती है तो एक्यूटल को भी खत्म कर सकती है। ऑल अपील्स आर मेड टू हाई कोर्ट, और जितनी भी अपील्स हैं वो हाई कोर्ट में दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्क्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। नो अपील लाई इन सुप्रीम कोर्ट अनलेस लीव इज ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड मोस्टली लीव्स आर नॉट ग्रांटेड। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो वो हमारी अपील की अदालत नहीं है, अपील की अदालत हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे मामले को जो कि पॉइंट ऑफ लॉ पर हो, उसके अंदर कोई डिफरेंस और डिफरेंशिएट पाया जाता है, उसके बारे में बात करती है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट तक आपने उस चीज को लेकर भी जाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि लीव इज ग्रांटेड। लीव इज ग्रांटेड से मुराद ये है कि पहले इजाजत लेना होगी सुप्रीम कोर्ट को, आपने सारी बात बतानी है जो हाई कोर्ट में हुई थी, वो समझती है मेरे पास बात आनी है तो वो उसको परसू करेगी, अदरवाइज नहीं। हाई कोर्ट समटाइम्स एक्ट्स एज कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction। जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट अटेन्स फाइनलिटी इन सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स अपील। के बाद दफा तो हाई कोर्ट जो हमारी है वो ओरिजिनल jurisdiction की कोर्ट होती है, और जब हाई कोर्ट मामले को देख लेती है फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बाद दफा जो है वो नहीं देखती। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट ग्रांट लीव इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस अनलेस क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व। अब देखिए, मामला ही क्वेश्चन ऑफ लॉ का है, क्योंकि पहले ट्रायल कोर्ट्स थी, उसके बाद अपील में चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट तो बाद ही क्वेश्चन ऑफ लॉ की करती है। तो मतलब कम ही है कि वो हमारी ट्रायल से रिलेटेड या इस तरह की कोई बात सुने। 435 ग्रांट्स, 435 सुपरवाइजरी पास टू हाई कोर्ट।
एंड सेशन कोर्ट टू कॉल एंड एग्जामिन रिकॉर्ड फ्रॉम रिस्पेक्टिव लोअर्स कोर्ट। हमारा 435 सेक्शन सीआरपीसी 435 जो कि सुपरवाइजरी पार्ट्स को हाई कोर्ट को देता है और सेशन कोर्ट को, कि वो हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं उससे मुतल्लिका अदालतें हैं उनके रिकॉर्ड को बुलाए और उनको एग्जामिन करे। इट लीव्स गुड जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ जुडिशरी एंड एनहेंसेस एफिशिएंसी ऑफ द जुडिशरी ऑफ लोअर रैंक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ओरिजिनल jurisdiction, highest appellate court of original jurisdiction. In certain cases, High Court has original jurisdiction where high class personality is involved. Bhutto case, request must be moved for trial to be taken in High Court. उसमें ये होती है कि ट्रायल को ही मूव कर लिया जाता है हाई कोर्ट में, जबकि काम बंदे के लिए जो अदालतें होती हैं वो ट्रायल कोर्ट नीचे होती हैं। लेकिन अगर हाई पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हो जाए तो भी हाई कोर्ट जो है वो भी ट्रायल कोर्ट में चेंज जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, इस हमारी जो हाई कोर्ट है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन भी है, वो कौन सी है? इट हैज 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, इसे हम काइंड्स ऑफ रिट भी कहते हैं। सच एज, अभी देखें 2 वर्ड्स हमारे पास आ गए, हमें पूछा जाए जी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, तो हम पजल हो जाए भाई ये कौन सी होती है। फिर हमें पता हो कि ये 2 वर्ड्स हैं, मतलब एक ही है। अगर हमसे पूछा जाए काइंड्स ऑफ रिट क्या होती हैं, या अगर हमसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, तो भाई वो ये चीजें हैं: मैंडामस, प्रोहिबिशन, हेबिस कॉर्पस, क्यू वारंटो और सर्शियोररी। पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अपीयरेंस। क्वेश्चन है कि अक्यूज पर्सन है, नॉर्मल जनरल रूल ये है कि उसका अदालत में होना जरूरी है। अब वो अदालत में नहीं है, ना नहीं आ सकता, कोई मजबूरी हो गई है, क्या सूरत हाल होगी? केस कैन बी ट्राइड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज, इससे ये बात सामने आई अक्यूज की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस कैन नॉट बी डिलेड एज इट डिनाइज द जस्टिस। मकसद पीछे क्या है कि हम जस्टिस को डिले में नहीं लेके जा सकते। कोर्ट है पावर टू एग्जाम्प्ट एनी अक्यूज फ्रॉम अपीयर पर्सनली इफ सफिशिएंट काज इज शो इन केस। ठीक है, कोर्ट के पास इख्तियार है एग्जाम कर दे अक्यूज को अगर सफिशिएंट काज मौजूद हो केस के अंदर। हिज प्लीडर में अपीयर हिज प्लेस इन हिज प्लेस, दिस पावर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 116, 205 एंड 540। अब ये जो प्लीडर के तहत शामिल होने वाला इख्तियार है, ये हमें कौन से सेक्शंस हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस सिलसिला में? 116, 205, 540। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, if the complainant does not appear before court at the date of hearing, it is assumed that he is not more interested in the litigation and the case is dismissed. अब जहां पर एक्यूज को कहा गया कि बेशक वो ना पेश हो, ठीक है, मामला चलेगा, लेकिन एक कंप्लेनेंट के बगैर नहीं चलेगा। क्यों? जो पर्सन इंसाफ चाहता है जब वही मौजूद नहीं है, तो इससे तो यही पता चलेगा ना कि वो सीरियस नहीं है, केस डिसमिस हो जाएगा। दिस रूल आल्सो हैव सम एक्सेप्शंस, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। ही मे बी मेट विद एन एक्सीडेंट और ही मे एडमिटेड इन हॉस्पिटल। अब 2 सूरतें उन्होंने बताई एक्सेप्शंस के, जो जो पर्सन था हो सकता है उसका अदालत आते एक्सीडेंट हो गया हो, पॉसिबिलिटीज ही है ना, ही मे बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा आ गया सुपरिटेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये हमारी हाई कोर्ट के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हाई कोर्ट हैज सुपरवाइजरी एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू ऑल और द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। use of inherent power, High Court can grant bail in non-bailable offences in exercising of inherent power under section 561। अब ये भी देख लीजिए, ये हमारे सामने ऑन द रिकॉर्ड बात है कि हमारी जो हाई कोर्ट है वो इनहेरेंट पावर रखती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी बेल दे दे, और ये हमारा सेक्शन 561 बता रहा है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ठीक है जी, अगर नॉन बेलेबल में बेल दे दी कौन ये इख्तियार रखता है और किस सेक्शन के तहत? तो भाई 561 सेक्शन है, पार है हाई कोर्ट की, इनहेरेंट पार है, एंड नॉट अंडर सेक्शन 497 where some relief is due but not available under any procedural law, their inherent power of court comes into action and provides remedy। कहते हैं इनहेरेंट पावर कब यूज होती है? कि जब किसी शख्स को रिलीफ मिलना होता है, पूरा रिलीफ नहीं मिला, कम रिलीफ मिला है, और जो उसका बाकी हिस्सा पड़ा होता है उसके बारे में कोई लॉ ही मौजूद नहीं होता,
फिर अब ये तो नहीं होगा कि अदालत जो है वो आधा फैसला करे, आधा रिलीफ दे, आधा कहे फिर से ही कानून कुछ नहीं कहता। फिर उस सिलसिले में अदालत जो है वो अपनी डीप इंसाइट और अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हुए फैसला देने की कोशिश करती है। तो ये सेंस होती है इनहेरेंट पावर की। और जिसको हम सिंपल वर्ड्स में, जिसको मैंने पहले ही बताया, एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट का वर्ड यूज किया जाता है। फॉलोइंग आर द इनहेरेंट पावर्स। अब हमारी जो हाई कोर्ट है उसकी इनहेरेंट पावर्स बताई जा रही हैं। नंबर वन, करेक्शन ऑफ एरर। नंबर टू, करेक्शन ऑफ इट्स ओन एरर। दूसरों के एरर ठीक करना, मतलब लोअर कोर्ट्स के अपने एरर ठीक करना। इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, जहाँ कहीं पनिशमेंट को इन्हेंस करना है, हाई कोर्ट करती है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जहाँ पर कमी करनी है, जहाँ पे खत्म करना है, मुअत्तल करना है, जहाँ पे रिडक्शन करनी है, कमी करनी है, जहाँ पे डिलीटेशन ऑफ रिमार्क्स करने हैं। सेवन, डिलीवरी ऑफ कंपेंसेशन अमाउंट, जहाँ पर कंपेंसेशन अमाउंट डिलीवर करनी है। पुलिस कैन नॉट स्टॉप द चेक प्रिपेयर फॉर द कंपेंसेशन ग्रांटेड टू विडो। एक बेवा को हाई कोर्ट की तरफ से जो चेक ग्रांट होगा, पुलिस उसको नहीं रोक सकती। डिसीजन ऑफ सब्सिक्वेंट बाय सेम जज बेल, whether bail is right. 496, prescribed procedure for bail in bailable offense is a right, while in non-bailable offense it is not a right by concession. Bail in non-bailable offenses. 497, following are the cases under which bail can be granted even they are non-bailable offenses. Number one, where case of death penalty is pending since 2 years, के सजाए मौत का केस है लेकिन 2 साल से पेंडिंग ही पड़ा है, और बंदा इतने अरसे में तो अदालत वो मतलब अभी क्राइम इस पे शो नहीं हुआ, तो आप उसको जेल के पीछे रखी रखें। नंबर टू, वेयर केस ऑफ 10 years imprisonment is pending since 2 years, वेयर ऑफेंडर ऑफ डेथ इज अंडर 16 years ऑफ एज, जहाँ पर डेथ ऑफेंडर है यानी कि जो कत्ल का, जिसने कत्ल किया वो 16 years से छोटा है। वेयर ऑफेंडर ऑफ डेथ इज वुमेन, जहाँ पर डेथ करने वाली जो ऑफेंडर है वो वुमेन है। वेयर ऑफेंडर ऑफ डेथ इज सिक, वो सिक है। वेयर ऑफेंडर ऑफ डेथ इज इनफिम। अब यहाँ पे जो वुमेन का तस्करा है ना, हमारे माइंड में थोड़ा यहाँ पे कुछ चीज मिस होगी। वुमेन का स्टेटस इस लिहाज से है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो, ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्मल एक वुमेन है और उसने सजाए मौत की है तो वो मौत का वो मतलब सेंटेंस कमिट किया तो उसके अगेंस्ट कोई सजा नहीं होगी, उसको सजा मिलेगी। लेकिन उनकी मर्द औरत को जो है वो सजाए मौत नहीं मिलती, उसको उम्र कैद की सजा होती है। 1 year पेंडेंसी वेयर ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ। ठीक है। डाउट ऑन नॉन पेलेबल ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये डाउट जो है नॉन पेलेबल ऑफेंसेस, इसमें दो चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, बिफोर जजमेंट या आफ्टर जजमेंट। तो खैर ये हमारे टॉपिक्स थे जिसके अंदर आज हमने कई चीजें जो है वो डिस्क्राइब करी, कई जो टर्म्स थी उसको एलेबोरेट करने की कोशिश किया। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसको जो है वो चैनल को अगर आप न्यू आए हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह से हमारी ये लेक्चर जो हमारी सीरीज शुरू हुई है इसको कंप्लीट किया जाएगा पूरी सीआरपीसी के बुक को। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।